नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, दियारा के शिक्षकों को शहरी इलाकों में टैग किया गया है। डीपीओ के निर्देश पर शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया गया और शिक्षक आज से ही आवंटित स्कूलों में ड्यूटी करेंगे। बाढ़ की वजह से फिलहाल 31 अगस्त तक दियारा स्कूलों को बंद रखा गया और स्कूलों को बंद करने की तिथि पर फिर से विस्तारित चर्चा की जा सकती है। स्थिति को बढ़ाया भी जा सकता है। पटना डीएम आज फैसला ले सकते हैं। जलस्तर कम होने के बाद ही दियारा के स्कूल खुलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही राजधानी पटना के नासरीगंज गंगा घाट पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल जब शिक्षक जा रहे थे उसी दौरान उनकी बाइक चढ़ाने के वक्त उनका पांव फिसला और वो डूब गए और इसी हादसे के मद्देनजर ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि दियारा के उस पार जो भी स्कूल है उन्हें बंद रखा जाए। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? डीएम आज क्या निर्णय ले सकते हैं? क्या स्थिति में और बढ़ोतरी की जा सकती है? देखिए, शिक्षक अविनाश के डूबने के बाद जो हादसा हुआ था, जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह ने बड़ा फैसला लिया था और जलस्तर बढ़ने की वजह से जो है उन्होंने 31 अगस्त तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया था। यानी राजधानी पटना में तकरीबन 76 स्कूल ऐसे हैं जो दियारा इलाके में है, उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन तात्कालिक इंतजाम ये किए गए हैं कि दियारा का स्कूल तो नहीं खुलेगा, लेकिन जो शिक्षक दियारा में कार्यरत थे उन्हें शहर के स्कूलों में आज से शिफ्ट कर दिया गया है। यानी उन्हें अलग अलग स्कूल आवंटित किए गए हैं और वो स्कूल आज ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ आज ही डीएम पटना जो है बड़ा फैसला लेंगे कि आखिर स्कूल खोला जाएगा या स्कूल फिर से बंद होगा, क्योंकि 31 अगस्त तक ही जो है स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया था। हालांकि अविनाश का अब तक कोई ट्रेस नहीं मिला है, क्योंकि डूबने के बाद जो है लगातार परिजन परेशान है और अब तक कोई ट्रेस नहीं मिला है। इस बीच जो शिक्षक हैं वो दहशत में हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जब तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी पूरी तरह से, गोताखोर, लाइफ जैकेट और सरकारी नाव, तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। अब देखना यह है शाम तक जिलाधिकारी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि शिक्षक फिलहाल दियारा के स्कूल में काम करने को तैयार नहीं। अब वाकई रजनीश, देखने वाली बात होगी कि शिक्षक की सुरक्षा के मद्देनजर डीएम की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। इस फैसले का इंतजार हम सभी को है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखें। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां गड़ी पुल पर सड़क हादसा हो गया है। 2 ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई है। एक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। ट्रक में ड्राइवर का शव अभी भी फंसा हुआ है। शव के रेस्क्यू में पुलिस की टीम जुटी हुई है। हादसे से पुल पर भीषण जाम लगा है। राकेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, कैसे हादसा हुआ, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए दोनों आमने सामने ट्रक की जो है भीषण टक्कर है। इस हादसे में जो है एक ट्रक चालक की मौत हो गई है मौके पे और ट्रक चालक का जो शव है वो ट्रक के अंदर ही फंसा हुआ है और टाउन थाने की पुलिस जो है यहाँ पे पहुंची है और लगातार रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है। घटना के बाद जो है इस पूरे पुल पे भीषण जाम लगाया है। स्थानीय जो है थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि सामने से जो टक्कर आ रही थी, हो सकता है शायद जो अभी फर्स्ट टाइम अनुमान लगाया जा रहा है कि चालक को नींद आ गया और आमने सामने भीषण टक्कर हुआ है, इस टक्कर में दोनों ट्रक जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जी चलिए, तो राकेश, क्या लग रहा है कि कब तक शव जो फंसा हुआ है उसको निकाला जा सकेगा? जी बिल्कुल, देखिए टाउन थाना की पुलिस यहाँ पे पहुंची है और कई थानों की भी पुलिस यहाँ पे पहुंची है और लगातार जो है कटर मशीन, सबसे बड़ी बात है कि जो चालक है उनका जो शव है पूरी तरह से जो ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ है उसके अंदर फंसा है। ऐसे निकालने का प्रयास लगातार कर रही थी पुलिस, लेकिन कटर मशीन मंगवाया जा रहा है, जेसीबी मशीन मंगवाया जा रहा है ताकि ट्रक को जो है साइड करवाया जा सके और जाम जो है भीषण जाम टूटे और कटर मशीन से काट करके उसके बाद चालक को जो है बाहर निकाला जा सके, चालक के सबको। जी चलिए, शुक्रिया राकेश इस अपडेट के लिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस गाड़ी में अभी भी चालक का शव फंसा हुआ है। कटर मशीन मंगाई गई है और उस कटर मशीन के जरिए यहां से ड्राइवर के शव को निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी लंबा जाम लगा हुआ है। तो ये तस्वीर जहां देखिए गाड़ी के परगच्चे उड़े हुए हैं, शव को निकालने की कोशिश जारी है। और इसी बीच मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बताएं, आर्मी के मेजर की पिटाई कर दी गई है। बदमाशों ने मेजर की पिटाई की। लेह लद्दाख में तैनात है मेजर अमित मिश्र।
बदमाशों ने मेजर का सिर फोड़ा है और मेजर का आई कार्ड भी छीन लिया। नगर थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोतिहारी से, जहां लद्दाख में तैनात मेजर अमित मिश्र के साथ बदमाशों ने मारपीट की और न सिर्फ मारपीट की बल्कि इस दौरान उनका सिर भी फोड़ दिया गया। मेजर का आई कार्ड छीना गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। नवादा से भी बड़ी खबर, जहां महादलित टोला में डायरिया का कहर देखने को मिला है। 12 से अधिक लोग बीमार हैं। सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। कई का निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। बीमार में बच्चों की संख्या ज्यादा है। हिसुआ थाना के गांधी टोला की घटना सामने आई है, जहां पर 12 से अधिक लोग बीमार हैं। ज्यादातर बच्चे इसमें शामिल हैं। सदर अस्पताल और कुछ का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो नवादा से खबर, जहां महादलित टोला में डायरिया का कहर देखने को मिला है। और अब रुक करते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। गिरिराज ने इन्हें पॉलिटिकल स्लीपर सेल बता दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कि बच्चे हथौड़ा लेकर रेल पटरी का ज्वाइंटर निकाल रहे हैं, ऊपर से स्लीपर से लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि देश में इधर जितनी भी ट्रेन डिरेल हुई है उसमें एक खास समुदाय के लोग शामिल थे। इस पर पॉलिटिकल स्लीपर सेल वालों की जुबान बंद है। टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान खुलती ही नहीं है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे हथौड़ा लेकर के जहां ज्वाइंटर होता है वहां से निकाल रहे हैं और ऊपर से स्लीपर सेल उनका डायरेक्शन दे रहा है। भारत में इधर जितने डिरेल्ड हुए और ये खास समुदाय के मुसलमान ही थे, और ये स्लीपर सेल आतंकवादी का तो है ही, ये पॉलिटिकल स्लीपर सेल वाले की जुबान क्यों बंद हो गई है? राहुल गांधी का अब तो बातें खुलने लगी है कि रेल ये हादसा नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है भारत के रेल को, भारत को अस्त व्यस्त करने का। इस समय न राहुल गांधी की जुबान खुलेगी, न लालू यादव की, न तेजस्वी की, न और किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का खुलेगा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद पूरे देश में सियासी माहौल गर्म है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल जला तो असर बिहार, झारखंड और दिल्ली तक होगा। बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर सियासत तेज है। ममता बनर्जी के बयान पर एनडीए नेताओं ने निशाना साधा है। वहीं तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया है। वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं। पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है। डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद चल रहे आंदोलन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने पूरे देश का सियासी माहौल गर्मा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मोदी बाबू कोलकाता के रेप मर्डर केस में अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल में आग लगवा रहे हैं। अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की घटना पर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया। गिरिराज ने ममता बनर्जी की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक से कर दी। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा वाले ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी पलटवार किया। सिग्रीवाल ने कहा, बिहार शांति की भूमि है और जो इसे जलाने का प्रयास करता है खुद ही जल जाता है। बंगाल तो जला रही है ना, बंगाल में तो अत्याचार का तांडव करा रही है। वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चिकित्सक सुरक्षित नहीं है।
कोई वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो स्वयं करा रही है और उसके वजह से बिहार जल जाएगा। हमें लगता है उसको अब बिहार की ताकत का एहसास नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी बंगाल में माहौल बिगाड़ रही है। तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती है। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पे क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर के बाद डॉक्टर पिछले 21 दिनों से आंदोलन पर हैं। लोग डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर की हत्या हुई, बंगाल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और नाराज लोग इंसाफ मांग रहे हैं। ऐसे में बाकी राज्यों में आग लगाने की बात कहना क्या एक मुख्यमंत्री के लिए उचित है? सवाल ये भी कि रेप पर राजनीति आखिर कौन कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पश्चिम बंगाल की घटना पर चिराग पासवान ने कहा है कि यह बहुत ही दुखद घटना है। ऐसे लोगों का समाज में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना पर राष्ट्रपति ने भी चिंता व्यक्त की है। ऐसे में वहां की सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जिन सरकारों में इस तरह की घटनाएं होती है, उसे और भी ज्यादा समझने की जरूरत है। जिसने इस तरीके से, इस बेरहमी से इस घटना को अंजाम दिया, ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी देश की राष्ट्रपति मां महिम तक जब खुद ऐसी घटना के ऊपर चिंता व्यक्त करती हैं, तो ऐसे में उन सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जिन सरकारों में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, और ये भी समझने की जरूरत है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ के डीजी बना दिए गए। ऐसे समय में जबकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कड़क मिजाज अफसर का बिहार से जाना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आरजेडी ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आरजेडी का आरोप है कि उन्हें स्वतंत्र तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा था। वहीं बीजेपी और जेडीयू ऐसे आरोपों को खारिज कर रही है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब अब सीआईएसएफ में डीजी पद को संभालेंगे। वह भी परेशान हो चुके थे बिहार में, डीजी के पद संभाल रहे थे कि उनकी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि रिटायर्ड अधिकारी और नीतीश जी के चमचे और बेलचे पुलिस में पदाधिकारियों का पदस्थापन करवाते थे, स्थानांतरण करवाते थे। जो आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग होती है वो अखिल भारतीय सेवा है और राज्यों का कैडर होता है, वहाँ उनका चयन होता है और समय समय पर उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी जाना पड़ता है। ये सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है। इसी के तहत भट्टी साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। राज्य में जब तक रहे, राज्य की अच्छी सेवा की है उन्होंने। राज्य सरकार जो एनडीए की सरकार है, वो पुलिस पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं बनाती है। यहाँ खुली छूट है लोगों को, किसी भी हालत में अपराध नहीं बढ़ने दिया जाएगा, अपराधियों से कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, आरएस भट्टी साहब एक आईपीएस अफसर के साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं। उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि हम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएं, एक सामान्य प्रक्रिया है, गए हैं। और विपक्ष के लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं और आरोप लगाने में रहते हैं। देखिए, भट्टी साहब का जो कार्यकाल रहा बहुत ही अच्छा रहा और लॉ ऑर्डर को जो है वो एक तरह से बहुत अच्छे तरह से मेंटेन किया और चला है। उनको प्रमोशन मिला है, सीआईएसएफ के डीजी हुए हैं और सरकार का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अधीन वो बिहार से बाहर गए हैं। लेकिन एक बात हकीकत है कि जब तक वो डीजीपी रहे उनको स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया गया। उनके मातहत जो पदाधिकारी अधिकारी होने चाहिए थे, उनके मुताबिक जो होने चाहिए थे, वो नहीं दिया गया। इसके कारण बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों के सामने नतमस्तक होती हुई नजर आई, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि डीजीपी को खुला हैंड नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 सितंबर को धरने पर बैठने जा रहे हैं। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाले जाने के विरोध में
ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आरजेडी देश भर में जातीय गणना की भी मांग करेगी। आरजेडी के सभी दिग्गज और बड़े नेता अलग अलग जिलों में धरने पर बैठेंगे और 1 सितंबर को पूरे बिहार में आरजेडी धरना देगी। पटना में तेजस्वी यादव सभी बड़े नेता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठेंगे और इसकी जानकारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दी है। 1 सितंबर 2024 दिन रविवार को 11 बजे से पूरे बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल ने 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। पटना के धरना कार्यक्रम में आदरणीय तेजस्वी यादव जी स्वयं सम्मिलित होंगे। जो जाति गणना देश भर में कराना है उसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल कृत संकल्पित है कि देश भर में जाति गणना हो। यह हमारा कमिटमेंट है। जो 65% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी 17 महीना में तेजस्वी जी के नेतृत्व में। जातिगत गणना को लेकर लगातार बयानबाजी करने वालों पर चिराग पासवान ने पलटवार किया और कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना हो चुकी है, लेकिन जो लोग इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं पहले वे अपने शासित वाले राज्य में क्यों नहीं करवा रहे हैं। वहीं आरक्षण को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बेवजह की बयानबाजी क्यों। आरक्षण को लेकर जितनी बातें थी ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट तौर से कह चुके हैं कि आरक्षण के जो प्रावधान डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे उन प्रावधानों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो इसके बाद राजनीति करने का क्या मतलब है। और जहां तक रही बात जातीय जनगणना को लेकर, बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो ही चुकी है और बाकी राज्यों में जहां पर इनकी चिंता है तो जिस गठबंधन का ये हिस्सा है क्यों नहीं उन गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर है वहां पर जातीय आधारित जनगणना कराई जाती है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जेपी नड्डा पटना के IGIMS में आई हॉस्पिटल, भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और गया में अनुग्रह नारायण मेडिकल अस्पताल में 200 बेड की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। बिहार दौरे के दौरान जेपी नड्डा दरभंगा भी जाएंगे, जहां एम्स की जमीन का मुआयना करेंगे। PMCH में बन रहे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का मुआयना करेंगे। दरभंगा में बनने वाले एम्स के लिए बिहार सरकार ने एक बार फिर 37 एकड़ जमीन एम्स प्रशासन को ट्रांसफर की है। बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि दरभंगा एम्स को 113 एकड़ जमीन पहले ही दी गई थी और आज 37 एकड़ जमीन और दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने दे दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का ये बिहार का जो दौरा है, प्रवास है, बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी मुश्किल से 4-5 जगह है और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कैंप में बहुत ही तैयारी के साथ इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। बिहार के लोगों को अब आंख के इलाज के लिए कहीं भी दूसरे प्रदेश में या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो RIO रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का वो उद्घाटन करेंगे और साथ साथ उसी दिन उनका कार्यक्रम भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है, जहां पर कि 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। और भागलपुर से वो गया जाएंगे। गया में अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज के 200 बेड के अति विशेषज्ञ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वहाँ उद्घाटन करेंगे। फिर उनका कार्यक्रम जो है दरभंगा है, जहाँ पर कि एम्स की स्थापना होने जा रही है और एम्स का जो ज़मीन मिला है उसका मुआयना करेंगे। उसके पहले पटना मेडिकल कॉलेज में जो वर्ल्ड क्लास हजारों बेड के अस्पताल बन रहे हैं उसका मुआयना करेंगे। फिर वो वहाँ से दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। फिर मुजफ्फरपुर आएंगे और मुजफ्फरपुर में जो है
जो श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। लगता है कि एम्स के स्थल निरीक्षण के बाद अब जल्द ही शिलान्यास का कार्यक्रम भी आप लोग रखने वाले हैं। आज हमने राजस्व मंत्री के रूप में 113 एकड़ जमीन पहले दिया गया था एम्स के लिए, आज मैंने साइन किया है, कल तक नोटिफिकेशन हो जाएगा। 37 एकड़ जमीन हम और दे रहे हैं, जिससे कि 150 एकड़ जमीन हो। तो आज राजस्व मंत्री के रूप में हमने उसको साइन कर दिया, तो अब वो 150 एकड़ जमीन सरकारी तौर पर उनको मिल गया है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।